हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम सोशल सिक्योरिटी के सिलेबस को देख रहे थे। सोशल सिक्योरिटी का आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। सामाजिक सुरक्षा का आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बच्चों से संबंधित योजनाएं देखेंगे, स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन। जितनी भी बच्चों से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही हैं या बनाई गई हैं पिछले कुछ सालों में, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स देखा था, ओवरव्यू कि हमें क्या क्या कवर करना है सोशल सिक्योरिटी के सिलेबस में। उसके बाद के हमने 2 पार्ट्स में विमेन सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में हमने विमेन से संबंधित जितनी भी स्कीम्स थी, योजनाएं थी, जो हेल्पलाइन नंबर्स थे या जितने भी एक्ट्स थे उनके बारे में हमने बात की थी, डिस्कशन किया था। आज का लेक्चर हमारा बच्चों से संबंधित है कि बच्चों के संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, उसके बारे में हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन बच्चों से संबंधित योजनाओं को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला बालकों से संबंधित, जो बाल विकास से संबंधित है, और दूसरा स्पेशली जो बालिकाओं से संबंधित है, जो सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के लिए यानी कि गर्ल चाइल्ड के लिए हैं। इन दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा भी रहने वाला है, तो आप प्लीज़ कीप पेशेंस। तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कशन करना है बाल विकास से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं पर, जिसमें पहली है भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। दूसरी है एकीकृत बाल विकास योजना के साथ अभिसरण में मनरेगा से के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर MGNREGS इन कन्वर्जेंस विद ICDS स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और ये क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तीसरी है हमारा गुमशुदा बच्चों को संभालना, हैंडलिंग मिसिंग चिल्ड्रन। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ पोर्टल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये सारे ही हमें कवर करने हैं। फिर है बाल विकास, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें कुछ पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में हम बात करेंगे जो बच्चों से रिलेटेड है, जैसे कि ऑपरेशन पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये पेंसिल प्लेटफॉर्म नो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है यूपीएससी के एग्जाम में कि पेंसिल, ऑपरेशन पेंसिल किससे निम्नलिखित में किससे संबंधित है। फिर है बच्चों को गोद लेना, चाइल्ड एडॉप्शन। फिर है समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जिसको आगे चलकर आंगनवाड़ी स्कीम्स का नाम दिया गया है, आंगनवाड़ी योजना का। फिर है संघर्ष में बच्चे कानून के साथ, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं बच्चों के, जो लॉ से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ हल्का सा ब्रीफ। फिर गुमशुदा बच्चों के मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर केसेस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। ये तो होगा हमारे बाल विकास से संबंधित जितने भी हमें पहलू या जितने भी टॉपिक्स पर चर्चा करनी है। इसके बाद हम बालिका कल्याण के जो गर्ल चाइल्ड वेलफेयर है, इसकी योजनाओं से संबंधित डिस्कशन करेंगे। उसके अंतर्गत हमें माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको कवर करना है। दूसरा उड़ान। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। किशोरियों के लिए योजना, स्कीम फॉर एडोलिसेंट्स गर्ल्स, इसमें कुछ स्कीम्स को हम कवर करेंगे। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फिर है लास्ट हमारा शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में लड़कियों की छात्रावास योजना, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। तो इन सब में जितनी भी स्कीम्स हमारी आज कवर होंगी, हम ये सारी ही कवर कर लेंगे। जितनी भी हमने अभी डिस्कस की है, यह सारे ही पार्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। साथ ही हमने जैसे पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में कि ये जब एक बार सारे टॉपिक्स जो समाज कल्याण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं या जिन जिन वर्गों को समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाता है, जब हम सारी स्कीम्स को कवर कर लिया जाएगा, तो इसके बाद हम लास्ट में उन सारी स्कीम्स को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, जिसमें हमारी सोशल सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होगी जो छूट गई होंगी वो भी कवर हो जाएंगी, और साथ ही जो करंट अफेयर्स के इश्यूज से रिलेटेड होंगी स्कीम्स वो भी हमारी कवर हो जाएंगी, ताकि हमारे ईपीएफओ के एग्जाम में भी काम आए और फिर हमारा यूपीएससी आईएएस के एग्जाम्स में भी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से, भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध। आज इस टॉपिक में जो बच्चों के खिलाफ अपराध की जो हिंसा की घटनाएं होती हैं, ये सारा एनसीआरबी का डेटा है, इसको हमने कवर किया है। ये हमने बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए हिंदी में लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होता है, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट से, ऑथेंटिक जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी वेबसाइट से हम आपको ट्रांसलेट करके ये सारा प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ आप
इस लेक्चर के माध्यम से आपको वो सारा डेटा एक ही जगह पर बिल्कुल समराइज वे में मिल जाएगा, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह के लेक्चर कहीं प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे हिंदी में, कि जहां पर सारा डेटा आपको एक समराइज वे में एक ही लेक्चर में प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में विमेन से संबंधित जितने स्टेटिस्टिक्स थे, जितने आंकड़े थे, हमने आपको सारे प्रोवाइड कराए थे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, बच्चों के खिलाफ अपराध। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट ब्यूरो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने 2018 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है। इसी तरह 2017 में अपहरण के 42% मामलों की अधिकतम संख्या थी, तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत 25.3% मामले शामिल थे। यह प्रवृत्ति 2018 में भी जारी रही। अपहरण के 44.2% मामले सामने आए और पॉक्सो एक्ट के 28% मामले सामने आए। इसी तरह 2014 से पॉक्सो मामलों की रिपोर्ट में लगातार वृद्धि हुई है, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के बाद, यहाँ बताया जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट के बाद, जो करंट गवर्नमेंट सत्ता में है, इसके आने के बाद से पॉक्सो के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। स्पेशली आप यूपी के केसेस अक्सर सुनते रहते होंगे। 2017 में मामूली गिरावट को छोड़कर 2018 में 39,827 मामले थे, यानी कि सिर्फ 2017 में ही, 2014 से लेकर 2018 के दौरान सिर्फ 2017 में ही मामलों में हल्की सी गिरावट आई थी। और इस गिरावट की वजह कहीं कहीं ये भी होती है कि चाइल्ड जो अब्यूज़ होते हैं, चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस सामने आते हैं, उसको वो अंडर रिपोर्टेड होते हैं, यानी कि उनको पूरी तरह रिपोर्ट नहीं किया जाता है। अगर 100 केस हो रहा है तो उसमें से मुश्किल से 30 या 40 केस ही रिपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि बच्चों की यहाँ उनके आगे फ्यूचर के मद्देनज़र एक या फिर सोशल स्टिग्मा कह लीजिए इसको, सोशल स्टिग्मा की वजह से भी लड़कियों, स्पेशली लड़कियों के दृष्टिकोण से जो उनके माता पिता या अभिभावक होते हैं, वो पुलिस में केस रजिस्टर नहीं करते हैं। इस पर आप अक्सर आर्टिकली एडिटोरियल्स भी पढ़ते रहते होंगे। फिर पॉक्सो के तहत कुल दर्ज बाल पीड़ितों में से 85.8% 12 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियां थीं, जो 2017 में 83% से अधिक थीं। यानी कि जो पॉक्सो के तहत 2018 में जो केस आए हैं, उसमें से 12 से 18 आयु वर्ग की जो लड़कियां हैं, उनके 85.8% केस थे। बाल यौन शोषण के 94.6% मामलों में अपराधी बाल पीड़ितों के जान पहचान वाले होते थे। यानी कि ये तो कई बार डेटा सामने आ चुका है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का, कि 95 लगभग 95% केसेस जो होते हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, वो बच्चों के जान पहचान वालों से ही संबंधित होते हैं। यानी कि वो उनमें जो एक्यूज होता है वो 95% केसेस में जान पहचान वाले व्यक्ति ही होते हैं। और 53.7% यानी कि लगभग 54% लोग परिवार के ही सदस्य होते हैं, या रिश्तेदार या दोस्त होते हैं पॉक्सो एक्ट से में जो एक्यूज होते हैं। फिर है पॉक्सो मामलों के लिए सज़ा की दर में भी वृद्धि हुई है, यानी कि जो इसके जो रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। फिर है ऑनलाइन हिंसा, ऑनलाइन वायलेंस, जो कि अब सबसे ज़्यादा इस टाइम सेंसिटिव मुद्दा है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जो एक टेलीग्राम पर जो ग्रुप बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी से रिलेटेड था, जहां चैट रूम में, दिल्ली की ही एक पूरा चैट रूम, दिल्ली के जो स्कूल्स चिल्ड्रन थे, स्कूल चिल्ड्रन का एक उसमें क्लासरूम टाइप के कुछ बनाने की फैसिलिटी होती है टेलीग्राम में, ग्रुप बनाने की फैसिलिटीज़ जो होती हैं, उसमें एक चैट रूम फैसिलिटी थी, जिसमें पोर्न मटेरियल सारा वो किया जाता, ट्रांसफ़र किया जाता था। तो उस पर भी बहुत कड़ी कार्रवाई की गई थी। दिल्ली में ही रिसेंट की ही घटना है, कोरोना के टाइम की। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अपेक्षाकृत नया खतरा इंटरनेट संचार प्रौद्योगिकियों की तेज़ी से विस्तार के साथ उभरा है, जहां भारत में 60% ऑनलाइन उपयोगकर्ता बच्चे और युवा हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन यूज़र्स हैं, उसमें से 60% या तो बच्चे हैं या फिर यूथ जनरेशन है, नई यंग जनरेशन है। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रन NCMEC की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत से हर दिन कम से कम 25,000 बाल यौन शोषण की तस्वीरें अपलोड की गई हैं। यानी कि हर दिन भारत से 25,000 पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं, जो पोर्नोग्राफिक्स या ऑब्सैनिटी से रिलेटेड होती हैं, अश्लीलता से रिलेटेड होती हैं। भारत में बाल यौन शोषण विश्व स्तर पर अपलोड की जाने वाली कुल तस्वीरों का 12%, यानी कि जितनी भी टोटल विश्व में फोटोग्राफी या पोर्नोग्राफी अपलोड की जाती है, उसमें 12% सिर्फ भारत से ही अपलोड किया जाता है। बताइए कितनी बड़ी संख्या है। आगे ऑनलाइन हिंसा के लिए लड़कियों की अधिक भेद्यता है, यानी कि लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं। 2016 में किए गए एक सर्वेक्षण में
58% प्रतिवादियों ने बड़े पैमाने पर महिलाओं ने ट्रोलिंग, धमकाने या दुर्व्यवहार या उत्पीड़न के माध्यम से ऑनलाइन आक्रामकता का सामना करने की सूचना दी। घर और स्कूलों में शारीरिक दंड और शारीरिक हिंसा। शारीरिक दंड पर हाल ही में कोई राष्ट्रीय प्रचलित डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अध्ययनों में पाया गया है कि ये भारत में घर और स्कूलों में आम बात है। इसके बावजूद 2009 से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्कूलों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उसमें बच्चों से मारपीट को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2012 में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के एक अध्ययन में पाया गया कि 99% स्कूली बच्चों को शिक्षकों द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। एकीकृत बाल विकास योजना के साथ अभिसरण में मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स अंडर मनरेगाज इन कन्वर्जेंस विद ICDS स्कीम। तो एकीकृत बाल विकास सेवा, यहाँ इसका थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको अगली कुछ स्लाइड्स में कवर करेंगे। सरकार आंगनबाड़ी केंद्र को स्वास्थ्य पोषण, इसको बिल्कुल हम अलग से एक टॉपिक में कवर करेंगे आज ही के लेक्चर में। यहाँ बस थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहला गांव चौकी बनाने के लिए एक जीवंत ECD केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की ओर कार्यक्रम प्रबंधन और संस्थागत क्षेत्रों को कवर करने वाली ICDS योजना में सुधार और मजबूती के लिए कई कदम उठाए गए हैं। फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा 2005 का उद्देश्य मांग पर किसी भी ग्रामीण परिवार को अकुशल मैनुअल काम प्रदान करना और उन्हें उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण पर नियोजित करना। यानी कि उत्पादक मतलब है कैपिटल एसेट्स के निर्माण पर उनको लगाना, यानी कि किसी ऐसे एसेट्स के निर्माण पर उनको लगाना जिससे एसेट कंस्ट्रक्शन हो, यानी कि जो भविष्य में कोई इनकम प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ बनवा दी जिससे फिर कोई इनकम ही ना हो और वो कोई पर्पज़ ही ना हो उसका बनने का। ये उद्देश्य इसके क्या है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन 2534 ब्लॉकों में प्रत्येक AWC को मनरेगा के तहत पक्की इमारत प्रदान की जाती है। बस्तियों के केंद्र में स्थित प्री स्कूल, पोषण केंद्र, अर्धऔपचारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई, सामुदायिक केंद्र के उद्देश्यों की सेवा करना, यानी कि यहाँ प्री हेल्थ केयर सर्विसेज वाले स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। सूक्ष्म स्तर पर मानव और सामाजिक पूंजी की पीढ़ी का समर्थन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्ति बनाना। ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे में सुधार करना। मनरेगा मजदूरों को क्रेच सुविधा कौन सी होती है, जहाँ पर बच्चों के रहने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर जो 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। उनके माता पिता की गैर मौजूदगी में, अनुपस्थिति में उनकी केयर की जाती है। गुमशुदा बच्चों को संभालना, हैंडलिंग मिसिंग चिल्ड्रन, ये खोया पाया, लापता और पाए गए बच्चों को ट्रैक करना। खोया पाया एक एप्लीकेशन है, लापता और पाए गए बच्चों को ट्रैक करना। खोया पाया पोर्टल एक नागरिक आधारित वेबसाइट है जो लापता और पाए गए बच्चों की जानकारी का आदान प्रदान करती है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें हम पढ़ेंगे हर जितने भी स्कीम से। खोया पाया की विशेषताएं, यानी कि खोया पाया एप्लीकेशन की क्या विशेषताएं हैं पोर्टल की। ये एक पोर्टल है, याद रखिए एक पोर्टल है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये वेबसाइट एक सक्षम मंच है जहां भारत का कोई भी नागरिक निम्नलिखित को पंजीकृत और रिपोर्ट कर सकता है। यानी कि पहला, गुमशुदा बच्चों के साथ साथ ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना उसके ठिकाने को देखना, यानी कि वो कहाँ पर हैं इस टाइम वो देख सकता है, पता लगा सकता है। इस वेब पोर्टल पर मिल गए बच्चों को भी देखा जा सकता है, जो मतलब फाउंड कर लिए गए हैं बच्चे, उनको भी देखा जा सकता है। रिपोर्टिंग लिखित तस्वीरों, वीडियो और खोया पाया साइट पर सूचना प्रसारित करने और अपलोड करने के अन्य माध्यमों से की जा सकती है। पोर्टल में दर्ज मामलों को प्रारंभिक जांच के बाद ही सार्वजनिक किया जाता है, यानी कि पहले उनकी जांच कर ली जाती है फर्स्ट, फिर उनको पब्लिकली ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया, साइट पर अपलोड कर दिया जाता है। लापता और कमजोर बच्चों के लिए राष्ट्रीय ट्रैकिंग प्रणाली, नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को किशोर न्याय, बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 और मॉडल नियम 2007 में दिए गए दिशा निर्देशों और एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डिजाइन और विकसित किया गया है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल के उद्देश्य, ये भी एक पोर्टल है ट्रैक चाइल्ड, ये पूरा एक ही वर्ड है ट्रैक चाइल्ड। इस पोर्टल के क्या उद्देश्य हैं, गुमशुदा बच्चों की समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करना, लापता बच्चों का अंतिम प्रत्यावर्तन और पुनर्वास सुनिश्चित करना, बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों की उचित देखभाल और विकास सुनिश्चित करना, प्रक्रिया में शामिल सहभागी संगठनों के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। आगे है ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन मुस्कान, इसका भी आपने बहुत नाम सुना होगा ऑपरेशन स्माइल का। ऑपरेशन स्माइल को ऑपरेशन मुस्कान भी कहा जाता है।
लापता बच्चों को बचाने या पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक पहल है। यह प्रतिवर्ष 1 महीने के लिए एक समर्पित अभियान है जहां राज्य पुलिसकर्मियों द्वारा लापता बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने और उनके परिवारों के साथ फिर से जुड़ने के लिए कई गतिविधियां की जाती हैं। ऑपरेशन मुस्कान 3 को लापता बच्चों को बचाने पुनर्वास करने के लिए पहले के अभियानों के अनुगमन के रूप में देश भर में जुलाई 2017 के दौरान शुरू किया गया था। वर्तमान केंद्र सरकार की पहल सितंबर 2014 के दौरान गाजियाबाद पुलिस उत्तर प्रदेश द्वारा उठाए गए ऑपरेशन स्माइल नामक एक सफल ऑपरेशन पर यह आधारित है। यानी कि इसको कब शुरू किया गया था? 2014 में, सितंबर 2014 में गाजियाबाद यानी कि स्टेट ऑफ यूपी पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। फिर है गुमशुदा बच्चों को संभालने के लिए कदम, स्टेप्स फॉर हैंडलिंग मिसिंग चिल्ड्रन। लापता बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके ठिकाने का पता माता पिता, कानूनी अभिभावकों और किसी अन्य व्यक्तियों को नहीं है, जिसे कानूनी रूप से बच्चे की हिरासत के साथ सौंपा जा सकता है। यह जो भी हो परिस्थितियों या गायब होने के कारण हो सकते हैं। पुलिस के लिए डायल करना होता है या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। फिर है बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें पहला है हमारा एकीकृत बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। 2 अक्टूबर 1975 से शुरू की गई। आज ICDS योजना बचपन के विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अनोखे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। इसके उद्देश्य क्या है? ICDS योजना 1975 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। पहला, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए। दूसरा, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करने के लिए। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना। पांचवा, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। फिर है ऑपरेशन पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है जिसका पूरी तरह से उन्मूलन किया जाना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 138 में, जो रोजगार के लिए उम्र के प्रवेश से संबंधित है, और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के बारे में कन्वेंशन 182 जो है, कन्वेंशन 182 वो किससे संबंधित है? बाल श्रम का सबसे खराब रूप जो होते हैं उससे, और कन्वेंशन 138 जो है रोजगार के लिए उम्र के प्रवेश से संबंधित, यानी कि जो चाइल्ड की जो उम्र है उससे संबंधित, उसको जून 2017 में पुष्टि की है, जो बाल श्रम मुक्त राष्ट्र के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1988 में शुरू की गई राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य बच्चों को रोजगार से हटाकर उनके पुनर्वास का मूल उद्देश्य है, जिससे बाल श्रम की ज्ञात एकाग्रता के क्षेत्रों में बाल श्रम की घटनाओं में कमी आए। इस संबंध में बाल श्रम मुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल शुरू किया गया था। इस मंच का उद्देश्य क्या है? पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र, राज्य, जिला सरकारें, नागरिक समाज और आम जनता को शामिल करना है। फिर इस मंच के घटक पेंसिल पोर्टल pencil.gov.in के में निम्नलिखित घटक हैं। पहला, बाल ट्रैकिंग प्रणाली यानी कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें। फिर शिकायत कॉर्नर, कंप्लेंट कॉर्नर, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। फिर है सम्मेलन जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस। फिर है कार्यान्वयन इसका, जिले शिकायतों को प्राप्त करने वाले 48 नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे। हर जिला मतलब एक नोडल अधिकारी को 48 नोडल अधिकारी को नामित करेंगे और प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर वे शिकायत की वास्तविकता की जांच करेंगे और शिकायत के वास्तविक होने पर पुलिस के साथ समन्वय में बचाव के उपाय करेंगे। अब तक 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने जिला नोडल अधिकारी यानी कि DNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। फिर है बच्चा गोद लेना, चाइल्ड एडॉप्शन। पोषण देखभाल के लिए आदर्श दिशा निर्देश, मॉडल गाइडलाइंस फॉर फोस्टर केयर। फोस्टर को कहते हैं पोषण। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फोस्टर देखभाल यानी कि पोषण देखभाल के लिए मॉडल दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और वैकल्पिक देखभाल पर काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़ी एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा
लाए गए दिशा निर्देशों के तहत 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे जिनके माता पिता मानसिक बीमारी, गरीबी या कारावास और बच्चों में रहने वाले कारणों के कारण उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, ये देखभाल संस्थानों की पालक देखभाल में रखा जाएगा। फिर इसमें भारत में बाल दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन प्रोसेस इन इंडिया। दत्तक ग्रहण का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गोद लिया बच्चा अपने दत्तक माता पिता के सभी अधिकारों, विशेष अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ साथ वैध बच्चा बन जाता है। जैसे अधिकार एक जैविक बच्चे को यानी कि बायोलॉजिकल जो चाइल्ड होता है, बायोलॉजिकल चाइल्ड को जैसे अधिकार मिलते हैं वैसे ही अधिकारों से वो वैसे ही अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो गोद लेने को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांत, किसी भी गोद लेने के स्थान को संसाधित करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे, यानी कि उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। भारतीय नागरिकों के साथ बच्चे को गोद में रखने के लिए वरीयता दी जाएगी, यानी कि भारतीय नागरिकों को गोद लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। सभी दत्तक ग्रहण को बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली पर पंजीकृत किया जाएगा और उसी की गोपनीयता प्राधिकरण द्वारा बनाई रखी जाएगी। गोद लेने की प्रक्रिया में हितधारक यानी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इस चाइल्ड एडॉप्शन प्रक्रिया में शामिल होते हैं स्टेक होल्डर्स। तो पहला है कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स एजेंसी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। कारा समय समय पर गोद लेने की प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है। गोद लेने के कार्यक्रम के विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने वाले दिशा निर्देश जारी करता है। दूसरा है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्सिंग एजेंसी। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के साथ समन्वय में गोद लेने और गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए राज्य के भीतर एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है। तीसरा है विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण राज्य सरकार द्वारा बच्चों को गोद लेने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 41 की उपधारा 4 के तहत मान्यता प्राप्त है। यानी कि जो एडॉप्शन एक्ट जो है, चाइल्ड एडॉप्शन एक्ट जो है, उसकी धारा सेक्शन 41 की सब सेक्शन जो है, सब सेक्शन 4 के तहत इसको मान्यता प्राप्त की गई है, दी गई है, प्रदान की गई है। चौथा है अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी। अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी को एक विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि किसी नागरिक द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लेने से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए उस देश के संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत होता है। फिर है लास्ट इसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU का अर्थ है अधिनियम की धारा 61A के तहत राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर स्थापित की गई एक इकाई। यह जिले में अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की पहचान करता है और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण और स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए प्रदान की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सरकार का एक लोकप्रिय प्रमुख कार्यक्रम है। 1975 में शुरू किया गया, यह दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है जो बच्चे के समग्र विकास के लिए एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। ICDS सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना। अब हम एक चीज़ आपको बताते चले कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं वो उसमें 100% स्टेक्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो होती हैं, स्पॉन्सर्ड एक तो सेंट्रल सेक्टर यानी कि केंद्र की जो योजनाएं होती है फुल्ली, उसमें 100% जो फंडिंग होती है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ रेशो डिवाइड होता है, यानी कि हो सकता है वो 60-40 के रेशियो में हो, यानी कि 60% हिस्सेदारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और 40% उससे संबंधित राज्य की, या फिर इसको 90 और 10 का रेशियो भी हो सकता है, या 75 और 25 का भी रेशियो हो सकता है, या 40 और 60 का भी हो सकता है। इसको जैसे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकती है। तो आपको तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, IPL इत्यादि आप में से बहुत से लोग देखते होंगे, तो आपने देखा होगा
कि वो जो बाउंड्री लाइन के आसपास जो बोर्ड लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड, जो जिन पर लाइटें चमकती होती हैं, जो बाउंड्री लाइन के आसपास लगे होते हैं जिन पर लाइटें चमकती होती हैं, वो स्पॉन्सर्ड कंपनियां होती हैं जो फंडिंग करती हैं मैच में। तो इसका मतलब उनकी हिस्सेदारी होती है, उनके शेयर होल्डर्स शेयर्स होते हैं उस मैच में। तो इस तरह से आप हिस्सेदारी को इस स्पॉन्सर से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जहां स्पॉन्सर लफ्ज होगा वहां स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी, और जहां सेंट्रल सेक्टर होगा वो इसका मतलब ये है कि वहां टोटली फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये योजना देश के सभी जिलों में सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है। योजना का नाम बदलकर आंगनवाड़ी सेवा कर दिया गया है, आंगनवाड़ी सर्विसेज। इसका उद्देश्य पहला, जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। दूसरा, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्तियों को कम करना, यानी कि स्कूल ड्रॉप आउट्स जो होते हैं उसको कम करना। ये प्रवृत्ति गांवों में अत्यधिक देखी जाती है, और गांवों में भी फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स मतलब आपका यहाँ गर्ल चाइल्ड में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। फिर है चौथा, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय प्राप्त करना। फिर पांचवा, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना। इसमें लाभार्थी कौन कौन से हैं? पहला है जन्म से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। दूसरा है गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वीमेन। और तीसरा, स्तनपान कराने वाली माताएं, लैक्टेटिंग मदर्स। ICDS योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो 6 सेवाएं देती है, यानी कि 6 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो 6 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहली है पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरी, प्री स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तीसरी, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। फिर है चौथा, प्रतिरक्षा, इम्यूनाइजेशन। पांचवा है स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप। और छठा है परामर्श सेवाएं, यानी कि रेफरल सर्विसेज। अब है अगला, गुमशुदा बच्चों के मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर केसेस ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन। इसका उद्देश्य क्या है? यह मानक संचालन प्रक्रिया SOP गुमशुदा और पाए गए या लापता बच्चों के मामलों से निपटने और हितधारकों के साथ समन्वय में काम करने और लापता बच्चों के मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए पुलिस, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता करने की परिकल्पना करती है। अभियोजन सहित शीघ्र और प्रभावी कानून परिवर्तन सुनिश्चित करना, लापता बच्चों के आगे शिकार को रोकने के लिए तंत्र और सिस्टम बनाना, सुनिश्चित करना कि पीड़ित गवाहों को उचित और समय पर सुरक्षा देखभाल पर ध्यान प्रदान किया जाता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना मई 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर, यानी कि सेकेंडरी लेवल पर 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से जो 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, और ऐसी लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, यानी कि इनको प्रमोट करना है। फिर है पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? सभी SC ST लड़कियां जो 8वीं कक्षा पास करती हैं। दूसरा, लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं, भले ही वे अनुसूचित जाति या जनजाति से हों, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय स्कूलों में 9वीं कक्षा में दाखिला लेती हैं। तीसरा, 9वीं कक्षा में शामिल होने पर लड़कियों की उम्र अगर 16 वर्ष से कम, यानी कि 31 मार्च तक, उस साल के 31 मार्च तक अगर 16 वर्ष से कम उम्र की है तो वो भी पात्र होंगी। विवाहित लड़कियां, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां और केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नामांकित बच्चों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है। फिर है वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में या प्रत्येक पात्र बालिका के नाम पर पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा, यानी कि डिमांड फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा के तहत 3000 रुपये, केवल 3000 रुपये जमा किए जाएंगे। जमा की अवधि को जमा की तारीख से उस तिथि तक गिना जा सकता है जिस पर बालिका की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करती है, जिस पर बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी, यानी कि उससे 18 वर्ष से पहले उसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता, समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर है इसमें उड़ान स्कीम। उड़ान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की एक पहल है।
जिससे छात्राओं को स्कूलों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अंततः भविष्य में विभिन्न नेतृत्व वाली भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाया जा सके। इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 1000 चयनित वंचित लड़कियों को विशेष प्रोत्साहन और सहायता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सभी को मुफ्त और ऑनलाइन संसाधन प्रदान करके वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण को समृद्ध करना है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं उड़ान स्कीम्स की? इसमें पहला है 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए इसमें निःशुल्क सहायता का प्रोविजन किया गया है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनको असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है शिक्षण, वीडियो और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, यानी कि इनको ट्यूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी और टीचिंग मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 60 निर्दिष्ट शहरी केंद्रों पर वर्चुअल संपर्क कक्षाओं का संगठन होगा, यानी कि जो वीसेट क्लासेस चलाई जाएंगी, वर्चुअल क्लासेस। टैबलेट खरीदने के लिए टैबलेट वित्तीय सहायता, यानी कि इनको टैबलेट से पढ़ने के लिए, डिजिटल मोड में पढ़ने के लिए इनको टैबलेट की फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। फिर है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ओरिएंटेशन सत्र सभी चयनित छात्रों को दिया जाएगा, छात्राओं को। फिर है मूल्यांकन सीखने पर उपयोगी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हर साल 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचाना जा सके। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को बालिका के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन 66/170 को अपनाया। बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और लड़कियों के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है। अब 2020 के लिए इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की थीम क्या थी? मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, यानी कि थीम फॉर 2020 माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। कभी कभी थीम भी पूछ ली जाती है। किशोरियों के लिए योजना, स्कीम फॉर एडोलिसेंट गर्ल्स। महिला के जीवन में किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इस स्तर पर वो वयस्कता की दहलीज पर खड़ी होती है। यह चरण बचपन और नारीत्व के बीच की एक मध्यम अवस्था है। ये मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, यानी कि वल्नरेबल भी और सेंसिटिव भी है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है तथा एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत आती है, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत कई सारी स्कीम्स आती हैं। तो पहली अब इसके उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य एजी यानी कि आंगनवाड़ी सर्विसेज, एजी का मतलब है यहाँ आंगनवाड़ी सर्विसेज को एडोलिसेंट गर्ल किशोरा अवस्था की लड़कियों को सुविधा, शिक्षित और सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें। योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, आत्मविकास और सशक्तिकरण के लिए किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका दायरा यानी कि इसका एक्सपेंशन या कवरेज, योजना के लिए लक्षित समूह में 11 से 14 वर्ष की आयु के स्कूली किशोर लड़कियां यानी कि एजी एडोलिसेंट गर्ल्स को शामिल किया गया है, यानी कि 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को ही शामिल इसमें किया गया है, केवल लड़कियों को। अब इसमें सुकन्या समृद्धि योजना, पहली इसमें है सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है जो एक आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है और आयकर में छूट प्रदान करती है। यानी कि इसमें ये एक जमा योजना है या इसमें एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है जिसमें पैसा जमा करने पर, इस नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खाता के नाम से जब पैसा जमा करने पर ब्याज दर ज़्यादा मिलती है, आम अकाउंट्स के तुलना में ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। दूसरा, इसमें जितना पैसा जमा किया जाता है उसके अभिभावक, लड़की के अभिभावक या माता पिता को उसमें उतने ही पैसे पर आयकर में छूट भी प्रदान की जाती है। तो सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक किसी भी समय खोला जा सकता है, जिसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये होगी जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा इसमें किए जा सकते हैं। खाता किसी भी डाकघर या वाणिज्यिक बैंकों की अधिकृत शाखाओं में खोला जा सकता है, यानी कि इसको पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं और या फिर किसी भी कमर्शियल बैंक की किसी भी ऑथराइज्ड ब्रांच में किसी भी कमर्शियल बैंक की, जैसे SBI या PNB या बैंक ऑफ इंडिया, किसी की भी आप ऑथराइज्ड बैंक ब्रांच में खोल सकते हैं। ये योजना मुख्य रूप से संसाधनों में एक बच्ची और परिवार की बचत में न्याय संगत हिस्सेदारी सुनिश्चित करती है, जिसमें आमतौर पर पुरुष बच्चे के साथ यानी कि मेल चाइल्ड के साथ भेदभाव किया जाता है।
इसमें मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में भेदभाव किया जाता है। माता पिता को एक बालिका के नाम पर एक खाता खोलने के लिए प्रेरित करने और उनके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी बचत को अधिकतम जमा करने के लिए आयकर रियायत के साथ सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जमा की ब्याज की उच्च दर दी जाती है। यानी कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई पैसे जमा करता है, मान लीजिए इसमें 100 रुपये जमा किए और 8% ब्याज इसमें दिया गया साल के अंत में, तो 108 रुपये हो गए 8% के हिसाब से। तो अगले साल 108 पर ही, हालांकि आपने उसमें और पैसे नहीं डाले हैं, फिर भी 108 पर ही आपको 8% ब्याज प्रोवाइड किया जाएगा। खाता 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाता खोलने या बालिका के विवाह की तारीख से 21 वर्ष तक संचालित रहेगा। यानी कि 18 वर्ष से की उम्र प्राप्त होने के बाद उसमें से पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, या उसमें से 21 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसमें पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। और 18 वर्ष के बाद उच्च शिक्षा खर्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 18 वर्ष की आयु में बालिका के भाग लेने के बाद शेष राशि का 50% की आंशिक निकासी की अनुमति होगी। यानी कि अगर कोई बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है और उसे उच्च शिक्षा में आगे हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना है, तो इस राशि का 50% वो इसमें से निकाल सकती है। मैक्सिमम 50%, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकती। इससे ज़्यादा तभी निकाल सकती है जब वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेगी और शादी के लिए ही फिर वो इसकी पैसा निकाल सकती है, तभी वो अकाउंट मैच्योर होगा। लड़कियों की जल्दी शादी को रोकने के लिए 18 साल की उम्र तक खाते से निकासी की अनुमति नहीं देने का प्रावधान रखा गया है। फिर इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पृष्ठभूमि इसकी बैकग्राउंड क्या है। जनगणना 2011 के आंकड़ों में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बीच बाल लिंग अनुपात CSR 918 था, जिसमें एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। CSR में गिरावट का मुद्दा महिलाओं के बेरोजगारी का एक प्रमुख संकेतक है। बाल लिंग अनुपात इतना प्रतिकूल होने के पीछे मुख्य कारक जन्म के समय कम लिंग अनुपात यानी कि SRB सेक्स रेशो, कम लिंग अनुपात है सामाजिक निर्माण, एक तरफ लड़कियों का भेदभाव, दूसरी तरफ आसानी से उपलब्धता, उपयोगिता और बाद में नैदानिक उपकरणों का दुरुपयोग। यानी कि नैदानिक उपकरण जो होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स जो होते हैं, जिसके जरिए पता लगाया जा सकता है किसी भी फीटस का जेंडर पता लगाया जा सकता है, गर्भ में बच्चे के जेंडर का पता लगाया जा सकता है। उसकी आसानी से जो उपलब्धता है हमारे देश में, उसकी वजह से भी सेक्स रेशो में कमी आ रही है। CSR में गिरावट में महत्वपूर्ण रहा है मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षपात, बेटों के लिए प्राथमिकता और बेटियों के लिए प्रति भेदभाव ने समस्या को बढ़ावा दिया है। तो योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, लिंग पक्षपाती या लिंग चयनात्मक, या इसमें है जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव और जेंडर सेक्स सेलेक्टिव। जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव और जेंडर सेलेक्टिव सेक्स सेलेक्टिव जो उन्मूलन है, इसको रोकना। दूसरा है बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। ये इस योजना के उद्देश्य हैं। इसका विस्तार इसमें प्रथम चरण में 100 जिलों में को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से कम एक जिले के साथ पायलट के रूप में शामिल किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार कम बाल लिंग अनुपात के आधार पर पहचाना गया है। जिलों के चयन के 3 मापदंड थे। पहले चरण में राष्ट्रीय औसत से नीचे जिनका औसत था, यानी कि ऐसे जिले जिनका सेक्स रेशो राष्ट्रीय औसत से हमारा भारत का जो सेक्स रेशो था उसके एवरेज सेक्स रेशो से कम था, ऐसे 87 जिलों को चयनित किया गया था। और राष्ट्रीय औसत से ऊपर के जिले लेकिन घटते रुझान, यानी कि कुछ जिले ऐसे थे जिनका जो सेक्स रेशो था वो था तो भारत के संपूर्ण भारत के सेक्स रेशो से अधिक, लेकिन उसमें साल दर साल घटने की प्रवृत्ति पाई जा रही थी। मान लीजिए जैसे यहाँ 918 था सेक्स रेशो और यहाँ पर 940 था, तो इसमें घटने की प्रवृत्ति थी। यानी कि इससे पिछले साल 900 हो सकता है 950 हो, और उससे पिछले साल हो सकता है 960 हो, यानी कि घटने है तो भले ही ज़्यादा 940, लेकिन वो घटने की प्रवृत्ति चल रही है। तो ऐसे जिलों को चयनित किया गया और राष्ट्रीय औसत से ऊपर के जिले और बढ़ती प्रवृत्ति, और कुछ ऐसे जिले जिनकी जो सेक्स रेशो था वो जो भारत के सेक्स रेशो से ज़्यादा था, जैसे 940 या 950, लेकिन और उसमें साथ में बढ़ोतरी भी हो रही थी। जैसे पिछले 940 था पिछले साल, अब 950 है, उसके अगले साल और बढ़ सकता है। तो ऐसों को मोटिवेट करने के लिए या एनकरेज करने के लिए उनको भी चयनित किया गया, ताकि जो और राज्य हैं और ज़िले हैं इनके अनुभवों से का अनुकरण कर सकें और इनसे सीख सकें। फिर है इसका दूसरा चरण। इस योजना का विस्तार 11 राज्यों ने या केंद्र प्रशासित राज्यों से चयनित 61 अतिरिक्त जिलों में किया गया, जिनका बाल लिंग अनुपात 918 से नीचे है। फिर है अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के सभी 640 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अखिल भारतीय विस्तार 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया है। आगे है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।
राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 2008 में इस उत्सव की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, देश में लड़कियों के सामने आने वाली विषमताओं को उजागर करना। दूसरा, बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। तीसरा, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता उत्पन्न करना। फिर है NGCD नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2021 को पूरे देश में बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है और बालिकाओं के मूल्यांकन के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। इस समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ को भी चिन्हित किया गया। पंजाब राज्य ने जनवरी 2021 को गर्ल चाइल्ड का महीना घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे एग्जाम्स के लिए आने वाले कि पंजाब किस राज्य ने जनवरी 2021 को गर्ल चाइल्ड का महीना घोषित किया है, वो पंजाब राज्य ने किया है। और धियां दी लोहरी योजना भी शुरू की गई है। इसका पंजाबी में मुझे मीनिंग तो नहीं पता, जो पंजाबी बच्चे हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं धियां दी लोहरी का क्या मीनिंग है। ओडिशा राज्य सरकार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करती है जिन्होंने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस या बाल विवाह मुक्त गांवों के लिए काम किया है। ओडिशा में बाल विवाह का प्रचलन 21.3% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 26.8% है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में लड़कियों की छात्रावास योजना, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक्स, ये 2008 और 9 में शुरू की गई एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और देश में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में से प्रत्येक में 100 बेड वाली गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने के लिए 2009-10 से लागू किया जा रहा है। इस योजना ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण और चलाने के लिए पहले की एनजीओ संचालित योजना को बदल दिया है, जिसके तहत गर्ल्स हॉस्टल चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई थी। अब इसका उद्देश्य, योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक विद्यालयों में बनाए रखना है, यानी कि उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो और वो माध्यमिक स्कूलों में पूरी पढ़ाई करें, ताकि छात्राओं को विद्यालय से दूरी, माता पिता की वित्तीय सामर्थ्य और अन्य जुड़े सामाजिक कारकों के कारण अपने अध्ययन को जारी रखने के अवसर से वंचित न किया जाए। योजना को एक अन्य उद्देश्य माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा को बड़ी संख्या में छात्राओं के लिए सुलभ बनाना है। अब इसकी पात्रता एलिजिबिलिटी क्या है? 14 से 18 वर्ष की आयु की छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित 9वीं और 12वीं कक्षा में जो छात्राएं पढ़ती हैं उनके लिए। दूसरा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के से पास होने वाले छात्रों को छात्रावास में प्रवेश की वरीयता दी जाएगी। तीसरा, कम से कम 50% लड़कियां SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से होंगी। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही था। अब अगले लेक्चर्स में हम जो SC, ST पर से रिलेटेड जितनी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, OBC से रिलेटेड जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, माइनॉरिटी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उन सभी को हम एक एक करके कवर करेंगे। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको हम कवर करेंगे, और वृद्धों से रिलेटेड जो भी हमारे ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनको हम बारी बारी कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।